अध्याय 10 विद्युत धारा और इसके प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा और इसके प्रभाव। शुरू करते हैं। आपने पिछली कक्षा में सेल को तार से जोड़कर बल्ब जलाया था। आप चित्र बनाकर इन्हें प्रदर्शित कर सकते हैं। जितने अवयवों का उपयोग आपने जलाने के लिए किया था, इनका संयोजन ही परिपथ है। आपके मन में प्रश्न उठेगा कि इस परिपथ का रेखा चित्र खींचा जा सकता है या नहीं। यदि रेखा चित्र बनाएं तो परिपथ के अवयवों को किस प्रकार निरूपित या प्रदर्शित करें। एक परिपथ यहाँ पे दिखाया गया है बैटरी और बल्ब का। कुछ विद्युत अवयवों के संकेत या चिन्ह आपने विभिन्न पुस्तकों एवं वस्तुओं के डिब्बों में देखा होगा। इस पुस्तक में हम इन्हीं संकेतों का उपयोग करेंगे। आगे देखेंगे विद्युत अवयव दिया हुआ है, चित्र और संकेत दिया हुआ है। विद्युत सेल जिसका चित्र यहाँ पे दिया हुआ है, साथ में संकेत दिए हुए हैं। आगे है बल्ब, बल्ब का चित्र दिया हुआ है, साथ में इसका संकेत दिया हुआ है। आगे देखेंगे स्विच ऑन की स्थिति है। स्विच ऑन की स्थिति में देखेंगे कि स्विच ऑन की स्थिति में ये वाला दबा हुआ रहता है और इसका संकेत है। स्विच ऑफ की स्थिति देखेंगे, ये वाला जो प्लेट है अलग रहता है, साथ में ये संकेत जो है अलग रहते हैं। आप देख सकते हैं ये संकेत जो है अलग रहते हैं। आगे है बैटरी, बैटरी को सीरीज वाइज लगाया हुआ है और इसका संकेत प्लस तथा माइनस है। इधर प्लस होता है और इधर माइनस होता है। इन संकेतों को ध्यान से देखिए। पहले संकेत में एक मोटी एवं छोटी तथा एक पतली एवं लंबी रेखा समानांतर खींची गई है। क्या आपको याद है कि विद्युत सेल में एक धन टर्मिनल तथा एक ऋण टर्मिनल होता है। विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा धन टर्मिनल तथा छोटी एवं मोटी रेखा ऋण टर्मिनल को निरूपित करती है। यहाँ पे विद्युत सेल भी आप देख सकते हैं। ये वाले जो है धन टर्मिनल होते हैं और ये वाले ऋण टर्मिनल होते हैं। स्विच के लिए ऑन तथा ऑफ की स्थिति चित्र में दर्शाए गए प्रतीकों के अनुसार निरूपित की जाती है। परिपथ के विभिन्न अवयवों को संयोजित करने वाले तार को रेखा के रूप में निरूपित किया गया है। चित्र में बैटरी का भी संकेत दिया गया है। बैटरी और सेल में क्या अंतर है। संकेत के अनुसार कुछ सेलों को एक साथ इस प्रकार रखा जाता है कि एक धन टर्मिनल दूसरे ऋण टर्मिनल से जुड़ा रहे। दो या दो से अधिक सेलों का इस प्रकार का संयोजन ही बैटरी कहलाता है। आपने देखा होगा कि टॉर्च, रेडियो, रिमोट, खिलौने आदि में बैटरी का उपयोग किया जाता है। क्या आपने देखा है कि टॉर्च में एक सेल के बाद दूसरी सेल लगाई जाती है। कुछ उपकरणों, रिमोट या खिलौनों में सेल अगल बगल भी रखे जाते हैं। अगल बगल सेल रखने की जगह को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो पता लगेगा कि एक सेल के धन टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ने के लिए धातु की पट्टी या मोटे तार लगे होते हैं। सेल से बैटरी बनाने के क्रम संयोजन करने के लिए भी सेलों पर अंकित धन प्लस एवं ऋण माइनस चिन्ह पर अवश्य ध्यान दीजिए। क्या आप अपने प्रयोगों के लिए बैटरी बना सकते हैं जिससे आप दो या दो से अधिक सेलों का संयोजन कर आसानी से कार्य कर सकें। आप बैटरी बनाने के लिए लकड़ी के छोटे तख्ते, पत्थर, कील तथा रबड़ बैंड की सहायता से सेल होल्डर अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाइए या बाजार से भी 2, 3 आदि अनेक साइज के सेल होल्डर खरीद सकते हैं। चित्र 10.3 में सेल को दिखाया गया है। एक लकड़ी का बोर्ड है और इस पे कवर करके बनाया गया है। आप देख सकते हैं ये लकड़ी का बोर्ड है, ये लकड़ी का बोर्ड है
और इसको कवर करके बनाया गया है, जिसमें 2 सेल लगाया गया है, ये 1 और ये 2। चलिए आगे देखते हैं। क्रियाकलाप अपनी बैटरी बनाइए। 2 पत्थर का टुकड़ा लेकर मोड़ लीजिए। मुड़े हुए पत्थर के टुकड़े को सेल की माप के अनुसार कील की सहायता से तख्ते के टुकड़े पर ठोक यानी कि जकड़ दें। दोनों की कील के ऊपरी हिस्से से तार के एक सिरे को छीलकर लपेट दीजिए। अब पत्थरों के बीच सेलों को क्रम से रखकर पत्थर के ऊपर बढ़े सिरे को रबड़ बैंड से जकड़ दीजिए। आपकी 2 सेलों की बैटरी बनकर तैयार हो जाएगी। बैटरी को निरूपित करने का चिन्ह संकेतों की सारणी में दिखाया गया है। क्या आप जानते हैं ट्रकों, बसों, कारों, घरों में उपयोग में लाई जाने वाली बड़ी बड़ी बैटरियां भी सेलों का संयोजन कर ही बनाई जाती है। विभिन्न प्रकार की बैटरियों के बारे में जानने का प्रयास कीजिए। क्या आप उपयुक्त संयोजन का आरेख बना सकते हैं? आरेख में अवयवों को संकेतों के रूप में प्रदर्शित कीजिए। चित्र 10.4 में आप देख पाएंगे कि एक ट्रक की बैटरी है। ट्रक की बैटरी को एक सेल के रूप में दिखाया गया है, जिसमें अन्य अलग अलग प्लेटों को सजाया गया है। आगे देखेंगे। क्या आपके द्वारा बनाया गया आरेख प्रस्तुत चित्र के आरेख जैसा है? परिपथ का चित्र ये है। चित्र 10.5 में इसको अच्छे से समझेंगे। चित्र 10.5 का एक ए है और चित्र 10.5 का एक बी है। यहाँ पे करके दिखाया गया है कैसे टर्मिनल को जोड़ा गया है। यहाँ पे ये धन टर्मिनल है, ये ऋण टर्मिनल है, और यहाँ पे बल्ब को दिखाया गया है जो जल रहा है, और यहाँ पे परिपथ को दर्शाया गया है। ये बड़ा वाला जो रेखा है इसको हम लोग धन टर्मिनल कहते हैं, और मोटा तथा छोटा वाला जो टर्मिनल है इसको ऋण टर्मिनल कहते हैं। बल्ब के अंदर 2 तारों के बीच एक महीन विशेष प्रकार के तार की तंतु फिलामेंट लगी होती है। यह तभी दीप्त होती है जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि बल्ब का तंतु टूट जाए तो आप कहते हैं कि बल्ब फ्यूज हो गया है। फ्यूज होने के कारण इससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। क्या इस स्थिति में भी बल्ब जल सकता है? नहीं, क्योंकि तंतु टूट जाने के कारण परिपथ टूट गया है, यानी कि धारा उससे होकर प्रवाहित नहीं हो रही है। चित्र 10.6 में हम लोग देखेंगे एक परिपथ बनाया गया है। क्या इन दोनों आरेखों में दिखाए गए परिपथ एक जैसे हैं? क्या इन दोनों परिपथों में कोई अंतर है? क्या इस चित्र में दिखाए गए परिपथ का बल्ब जलेगा? तो इस चित्र में दिखाए गए बल्ब का परिपथ नहीं जलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है स्विच ऑफ है, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। ये आपका धन टर्मिनल हो गया और ये आपका ऋण टर्मिनल हो गया। आगे देखेंगे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। क्या आपको घरों में जलते बल्ब को छूने से रोका गया है? आपने जानने का प्रयास किया कि जलता हुआ बल्ब गर्म क्यों हो जाता है। क्रियाकलाप 2 करेंगे। क्रियाकलाप 2, एक विद्युत सेल, एक टॉर्च बल्ब, एक स्विच तथा एक संयोजक तार लीजिए। परिपथ आरेख चित्र यानी कि स्विच ऑफ। चित्र के अनुसार एक विद्युत परिपथ बनाइए। यह क्रिया सिर्फ एक सेल के उपयोग से किया जाना है। स्विच की ऑफ अवस्था में क्या बल्ब जलता यानी कि दीप्त होता है? इसे छू कर देखिए। आप स्विच को ऑन की अवस्था में लाइए, बल्ब दीप्त यानी कि जल जाएगा। इसे 1 मिनट अथवा कुछ अधिक देर तक जलते रहने दीजिए। बल्ब को फिर छू कर देखिए। क्या आप कोई अंतर अनुभव करते हैं? स्विच को ऑफ की स्थिति में लाकर कुछ समय पश्चात फिर से बल्ब को छू कर देखिए। क्या जलने के 2 मिनट बाद बल्ब थोड़ा गर्म लगा? क्या अब ऑफ करने के थोड़ी देर बाद फिर ठंडा हो गया? सावधानी इसका है, आप जो करेंगे क्रियाकलाप को, इसमें आपको सावधानी क्या करना है देखेंगे। घर में लगने वाले विद्युत बल्ब के गर्म स्थिति में छू कर नहीं देखना चाहिए, इससे हाथ जलने का खतरा हो सकता है। चित्र दिखाया गया है चित्र 10.7 में बल्ब में फिलामेंट।
इसी को हम लोग फिलामेंट कहते हैं। और ये कवर अप रहता है बल्ब, यहाँ पे कवर अप रहता है, आप देख सकते हैं। साथ में इसके भीतर एक फिलामेंट होता है, इसी को हम लोग फिलामेंट कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्रियाकलाप 3 जलने पर बल्ब का गर्म हो जाना, विद्युत धारा प्रवाहित होने पर नाइक्रोम की तार का गर्म हो जाना विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के उदाहरण हैं। बल्ब को छूकर देखिए। क्रियाकलाप 3 का एक चित्र दिया हुआ है। उदाहरण के तौर पे चित्र 10.8 को विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का अवलोकन देखेंगे। काफ़ी अच्छे से ये परिपथ दिया हुआ है। यहाँ पे टर्मिनल है, यहाँ पे ज्वाइंट हो रहा है। ज्वाइंट को देखेंगे कि ज्वाइंट यहाँ पे है नहीं, यानी कि स्विच ऑफ है। ये आपका धन टर्मिनल है और ये आपका ऋण टर्मिनल है। आगे देखेंगे, एक तख्ते के टुकड़े पर 2 कीलें ठोक दीजिए। कील के ऊपरी सिरे पर अधिक पतले लोहे का तार अथवा नाइक्रोम का तार लगभग 10 सेंटीमीटर चित्रानुसार लगाइए। नाइक्रोम का तार आप पुराने टूटे विद्युत हीटरों से या बिजली मिस्त्री से मांग कर प्राप्त कर सकते हैं। अब परिपथ को स्विच ऑन कर पूरा कीजिए। कुछ सेकंड के बाद तार को छूकर देखिए। इसे अधिक समय तक पकड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। अब स्विच ऑफ की स्थिति में लाकर परिपथ में विद्युत धारा बंद कीजिए और कुछ समय पश्चात तार को पुनः छूइए। आप पाएंगे कि स्विच ऑन की स्थिति में तार गर्म हो गया था। आप अपने मित्रों के साथ अपने घर में तथा अन्य स्थानों पर उपयोग में लाए जाने वाले ऐसे उपकरणों की सूची बनाइए जिसमें विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग होता है। आपकी सूची में खाना बनाने का हीटर, पानी गर्म करने का हीटर, विद्युत आयरन यानी कि इस्त्री जिसको हम लोग बोलते हैं, गीजर, विद्युत केतली, हेयर ड्रायर, रूम हीटर आदि होंगे। चित्र में आप देख सकते हैं, चित्र 10.9 में इस्त्री में हीटिंग एलिमेंट, इस्त्री में ये हीटिंग एलिमेंट है और इस हीटिंग एलिमेंट के कारण इस्त्री यानी कि आयरन का पूरा पार्ट गर्म हो जाता है, जिससे हम लोग कपड़े को आयरन करते हैं। आगे देखेंगे, क्या आपने खाना बनाने के हीटर अथवा कमरे को गर्म करने के लिए काम में लाए जाने वाले रूम हीटर को ऑन अवस्था यानी कि काम में लाए जाने की अवस्था में देखा है? आपने देखा होगा कि इसका एक अवयव जिसे एलिमेंट हीटिंग कॉइल कहते हैं वह लाल हो जाता है और गर्म होकर ऊष्मा देता है। घरों के मुख्य परिपथ में लगाए जाने वाले फ्यूज के तार जल जाने के कारण विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है। उसमें मोटे तार या अन्य प्रकार के तार लगा देने से परिपथ के उपकरणों की क्षति की संभावना रहती है। चित्र 10.11 में आप देख पाएंगे विद्युत फ्यूज। ये एक फ्यूज है जिसको हम लोग किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में यूज करते हैं। ये एक फ्यूज का प्रकार है। आगे देखेंगे, आजकल फ्यूज की जगह विभिन्न क्षमता के एमसी भी लगाए जाते हैं जो अधिक सुरक्षित होते हैं। इसकी संरचना इस प्रकार होती है कि इसका द्विधातु के प्लेट से लगा होता है। परिपथ में किसी प्रकार के अवरोध यानी कि उच्च विद्युत धारा या शॉर्ट सर्किट या उपकरण के खराब होने के कारण आर्क उत्पन्न होता है। आर्क उत्पन्न होने के कारण द्विधातु प्लेट आपस में अलग हो जाते हैं। स्विच ऑफ की ओर स्वयं गिर जाता है। शीघ्र ही आर्क निर्वात वायु, तेल अथवा गैस सल्फर हेक्साक्लोराइड द्वारा शीतलित हो जाता है और द्विधातु प्लेट आपस में जुड़कर विद्युत प्रवाहित होने देते हैं और हम स्विच को ऑन अवस्था में ला सकते हैं। ये आप जो चित्र देख रहे हैं, चित्र 10.12 एमसीवी स्विच का चित्र है। ये आजकल नए आधुनिक तौर पे घरों में या फिर किसी बड़े मकानों में, किसी कीमती मकानों में इसका आजकल प्रयोग में लाया जाता है। वर्तमान समय में बिजली की बचत भी एक चिंता का विषय है। आप जानते हैं इसी चिंतन का परिणाम CFL का विकास है। इसे कॉम्पैक्ट
फ्लोरोसेंट लैंप कहते हैं। पुराने बल्बों में प्रकाश के साथ साथ कुछ ऊष्मा भी निकलती है। प्रकाशीय यंत्र से ऊष्मा का पैदा होना वांछनीय नहीं है और इससे विद्युत ऊर्जा की क्षति भी होती है। इस लैंप में फास्फोरस की कोटिंग वाली परत ट्यूब लगाई गई है। इसके अंदर पराबैंगनी प्रकाश उत्पन्न करने के लिए करवाया जाता है। इसके कारण फास्फोरस की कोटिंग दिखाई देने वाली प्रकाश उत्पन्न करती है, साथ ही कम विद्युत का प्रयोग कर अधिक प्रकाश देती है, क्योंकि इस प्रकार के बल्ब में बहुत ऊष्मा उत्सर्जित होती है। किसी तार द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का परिणाम मात्रा उस तार के पदार्थ, धातु जिससे वह बनी है, लंबाई तथा मोटाई पर निर्भर करती है। अतः आवश्यकता अनुसार विभिन्न पदार्थों तथा विभिन्न लंबाई तथा मोटाई के तारों का उपयोग विभिन्न उपकरणों में किया जाता है। विद्युत परिपथ को जोड़ने वाले तथा परिपथों में उपकरण को जोड़ने वाले तार, संयोजी तार, सामान्यतः गर्म नहीं होते। इसके विपरीत कुछ उपकरणों के अवयव, एलिमेंट, फिलामेंट इतने अधिक गर्म हो जाते हैं कि विकिरण करने लगते हैं। क्या आप जानते हैं कि बल्ब का फिलामेंट तंतु इतने उच्च ताप तक गर्म हो जाता है कि जलकर दीप्त होकर प्रकाश देने लगता है। इसलिए हम इसे ऊष्मीय उपकरण की श्रेणी में नहीं रखकर प्रकाशीय उपकरण की श्रेणी में रखते हैं। अगला टॉपिक है विद्युत फ्यूज। विद्युत फ्यूज के बारे में पढ़ेंगे। यदि किसी एलिमेंट, फिलामेंट, कॉइल अथवा कम गलनांक वाले धातु से बने तार से होकर उच्च परिमाप की विद्युत धारा प्रवाहित हो या अधिक देर तक लगातार विद्युत धारा प्रवाहित हो, तो उपकरण का यह अवयव पिघलकर टूट जाता है एवं धारा बाधित हो जाती है। आइए उपयुक्त तथ्य को जानने का प्रयास करें। चित्र 10.10 में दिखाया गया घरों में लगाए जाने वाले फ्यूज के बारे में। ये फ्यूज है घरों में जो लगाया जाता है, इसके बारे में दिखाया गया है। चित्र में आप देखकर स्पष्ट कर सकते हैं। अपने घरों में विद्युत फ्यूज लगा देखा होगा। सेम इसी तरह से लगा रहता है जो आप लोग अभी देख रहे हैं। आप जानते हैं कि ये फ्यूज क्यों लगाए जाते हैं? घर के किसी बड़े या अपने शिक्षक से इस संबंध में बात कीजिए। फ्यूज का ध्यान से परीक्षण कीजिए। इसमें एक पतला तार लगा होता है। यह विशेष प्रकार का तार एक सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने पर पिघलकर टूट जाता है, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है। फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ की क्षति तथा शॉर्ट सर्किट के कारण लगने वाली आग से सुरक्षा प्रदान करता है। कुछ विद्युत उपकरणों एवं विद्युत से चलने वाले उपकरणों यथा स्टेबलाइजर, टीवी, सीडी प्लेयर आदि में विभिन्न क्षमता वाले फ्यूज लगाए जाते हैं। हमने विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव एवं अपने लाभ के लिए इसका उपयोग करना सीखा। क्या विद्युत धारा के अन्य प्रभाव भी हैं? पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि चुंबक लोहे की बनी वस्तुओं को आकर्षित करता है और लोहे के टुकड़े से चुंबक बनाया जा सकता है। अगला टॉपिक है हमारा 10.2 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्रियाकलाप 4। लोहे की लगभग 5 से 9 सेंटीमीटर लंबी कील तथा 70 सेंटीमीटर विद्युत रोधी प्लास्टिक अथवा कपड़े से ढका हुआ या एनामेल लगा लचीला तार लीजिए। इस तार को कुंडली स्प्रिंग के रूप में कील पर कसकर लपेट दीजिए। यह कम से कम 100 बार लपेटी जाए। तार के स्वतंत्र सिरे को चित्र के अनुसार स्विच से होते हुए एक सेल से जोड़ दीजिए। अब कुछ पिन तथा लोहे के महीन टुकड़े कील के समीप लाइए। स्विच को ऑन की अवस्था में लाने पर ये पिन अथवा लोहे के छोटे टुकड़े कील से चिपक आते हैं। पुनः स्विच को ऑफ की स्थिति में लाने पर कील से अलग हो जाते हैं। इस क्रियाकलाप में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली चुंबक की भांति व्यवहार करती है और जब विद्युत धारा का प्रवाह बंद हो जाता है तो कुंडली का चुंबकत्व सामान्यतः समाप्त हो जाता है। इस प्रकार की कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। कील का विद्युत चुंबक बनाए हुए आप देख पाएंगे।
चित्र 10.11 में दिख रहा है कील का विद्युत चुंबक। एक कील लगा हुआ है और इसको स्पाइरल किया हुआ है, आप देख पाएंगे। ये धन टर्मिनल है, ये ऋण टर्मिनल है। आगे देखेंगे, कुंडली की क्षमता एवं विद्युत धारा का परिमाप बढ़ाकर इन चुंबकों को और प्रबल बनाया जा सकता है तथा भारी बोझ उठाने के काम में लाया जा सकता है। विद्युत चुंबक के विभिन्न उपयोगों की सूची बनाइए। आपने चुंबकीय सुई देखा होगा, यह एक लघु चुंबक होता है। इसके समीप यदि किसी छड़ चुंबक या अन्य प्रकार के चुंबक को लाया जाए तो इसमें विक्षेप होता है। क्रियाकलाप 5 करके देखेंगे। आगे क्रियाकलाप 5 है, दिया सलाई के डिब्बे का भीतरी भाग ट्रे के आकार का लीजिए और इसके अंदर एक चुंबकीय सुई को रख दीजिए। अब ट्रे के ऊपर विद्युत रोधी लगातार लपेट दीजिए, लगभग 10 लपेट, यानी कि लगभग 10 लपेटें। चित्र के अनुसार परिपथ व्यवस्थित कर तार के खुले सिरे को स्विच से होकर सेल से जोड़ दीजिए। जब परिपथ ऑफ की अवस्था में है तो चुंबकीय सुई की दिशा का परीक्षण कीजिए तथा नोट कीजिए। अब स्विच ऑन की अवस्था में लाइए, आप देखेंगे कि सुई में विक्षेपण होता है, जिस प्रकार उसके समीप चुंबक लाने पर हुआ था। अतः सुई में विक्षेपण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण हुआ। चित्र आप देख पाएंगे 10.14 में चुंबकीय सुई पर विद्युत धारा का प्रभाव, चुंबकीय सुई जो है उस पर विद्युत धारा का प्रभाव कैसे काम करता है इसके बारे में दिया हुआ है। हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने चुंबकीय सुई का विक्षेपण देखकर ही बताया कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखे चुंबक में विक्षेप होता है। यह विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। विद्युत घंटी के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। 10.2.1 का विद्युत घंटी। क्या आपने विद्युत घंटी देखी है? आप इसकी संरचना को देखिए। इसमें एक विद्युत चुंबक लगी होती है। चित्र में विद्युत घंटी परिपथ के साथ दिखाई गई है। इसमें लोहे के टुकड़े पर तांबे की विद्युत रोधी लगे तार की कुंडली लपेटी जाती है। विद्युत चुंबक के निकट लोहे की एक पत्ती लगी होती है जिसके एक सिरे से हथौड़ा जुड़ा रहता है। लोहे की पत्ती के समीप एक संपर्क पेच होता है। जब लोहे की पत्ती इस पेच के संपर्क में आती है तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है तथा कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिससे लोहे का टुकड़ा विद्युत चुंबक बन जाता है। तब यह लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचती है। इस प्रक्रिया में पत्ती से जुड़ा हथौड़ा घंटी से टकराता है और ध्वनि उत्पन्न होती है। परंतु जब विद्युत चुंबक लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचती है तो यह विद्युत परिपथ को भी तोड़ देता है। इससे कुंडली से विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है। क्या कुंडली अब भी विद्युत चुंबक बनी रहती है? अब कुंडली विद्युत चुंबक नहीं होती, अतः इसके लोहे की पट्टी के प्रति खिंचाव भी नहीं रहता। लोहे की पत्ती को भी अपनी मूल स्थिति में आकर पुनः संपर्क पेच से संपर्क करती है, जिससे परिपथ फिर पूरा हो जाता है। कुंडली से पुनः विद्युत धारा प्रवाहित होती है और हथौड़ा पुनः घंटी से टक्कर मारता है। यह प्रक्रिया अति शीघ्रता से दोहराई जाती है। हर बार परिपथ पूरा होने पर हथौड़ा घंटी से टकराता है और इस प्रकार विद्युत घंटी बजती है। चित्र में आप लोग देख पाएंगे, चित्र 10.15 में, चित्र 10.15 में दिखा रहा है कि विद्युत घंटी का परिपथ में यहाँ पे हथौड़ा है, संपर्क पेच है, घंटी है और कुंडली को दिखाया गया है। आगे हम लोग चलते हैं। आजकल कई घरों में इलेक्ट्रिक घंटियां मिलती है। अपने घर में देखिए कि किस प्रकार की घंटी हैं। अगर आप उन घरों में जाएं तो शायद आपको विद्युत घंटी देखने को मिल जाए।
कुछ नए शब्द दिए हुए हैं, नए शब्द के बारे में हम लोग जानेंगे। नए शब्द में हम लोग जानेंगे, हिंदी को अंग्रेजी में रूपांतरित करके है। बैटरी को बैटरी कहते हैं। विद्युत उपकरण इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, विद्युत अवयव इलेक्ट्रिक एलिमेंट, विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत फ्यूज को इलेक्ट्रिक फ्यूज, क्वाइल को कुंडली को क्वाइल कहते हैं। हमने क्या सीखा इसके बारे में भी जानेंगे। विद्युत अवयवों को उनके प्रतीकों द्वारा निरूपित करना सुविधाजनक होता है। इसका उपयोग कर विद्युत परिपथ को परिपथ आरेख द्वारा निरूपित किया जा सकता है। कुछ विशेष पदार्थों से बने तारों से जब उच्च विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वे गर्म होने से पिघलकर टूट जाते हैं। इन तारों का उपयोग विद्युत फ्यूज में किया जाता है। फ्यूज परिपथ से जुड़े उपकरणों को क्षति तथा आग से बचाते हैं। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत चुंबक बहुत सी युक्तियों में उपयोग किए जाते हैं। कुछ अभ्यास का भी प्रश्न है, इसको भी देख। पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा के किन्हीं दो प्रभाव का उपयोग बताइए। तो इसका दो उपयोग हो सकता है। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबक की तरह कार्य करता है, और दूसरा हो सकता है जब किसी बल्ब या सीएफएल में बिजली उपकरण में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ऊष्मा के साथ साथ प्रकाश भी उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, बैटरी और सेल में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सेल में दो टर्मिनल होते हैं, ऋण टर्मिनल और धन टर्मिनल। इसमें टर्मिनल का संयोजन नहीं होता है। बैटरी कई सेलों को जोड़कर बनाया जाता है। एक सेल के ऋण टर्मिनल को दूसरे धन टर्मिनल से, दूसरे के ऋण टर्मिनल को तीसरे धन टर्मिनल से जोड़कर ऐसा करके हम लोग बनाते हैं। सेल से विद्युत धारा का प्रवाह कम और बैटरी से विद्युत धारा का प्रवाह अधिक होता है। अगला प्रश्न है, जब किसी सुई चुंबक को विद्युत धारा प्रवाहित तार के समीप लाने पर वह उत्तर दिशा से विक्षेपित हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चुंबकीय सुई पर विद्युत धारा का प्रभाव पड़ता है। इसका कारण है कि किसी तार में विद्युत धारा प्रवाह के कारण उसमें चुंबकीय गुण आ जाता है। चुंबक में दो ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है, और इसका गुण है कि हमेशा चुंबक उत्तर और दक्षिण ध्रुव को सूचित करते हैं। अतः चुंबकीय सुई उत्तर और दक्षिण दिशा में विक्षेपित होता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक का प्रयोग कचरे के ढेर से किस प्रकार की वस्तुओं को अलग करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत चुंबक का प्रयोग चुंबकीय वस्तुओं को अलग करते हैं। इस तरह उपयोगी चुंबकीय वस्तुओं को अलग कर कचरे को फेंक या जला दिया जाता है। तो इससे विद्युत चुंबकीय वस्तुओं को हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न है पहला, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को डैश कहते हैं? तो फ्यूज कहते हैं। दो या दो से अधिक सेल के संयोजन को डैश कहते हैं? तो बैटरी कहते हैं। विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा उसके डैश टर्मिनल को निरूपित करती है। तो विद्युत सेल में के प्रतीक में लंबी रेखा धन टर्मिनल को निरूपित करती है। जब किसी विद्युत हीटर के स्विच को ऑन किया जाता है तो उसकी डैश तप्त होकर लाल हो जाती है, उसकी एलिमेंट तप्त होकर लाल हो जाती है। बल्ब का डैश तप्त होकर प्रकाश देता है तो उसका एलिमेंट या तंतु, बल्ब का तंतु तप्त होकर प्रकाश देता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य हैं?
तो सत्य या असत्य के बारे में जानना है। जब किसी फ्यूज से निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह पिघलकर टूट जाता है। सत्य है या असत्य है? तो ये सत्य है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करते हैं। विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करते हैं। सत्य है कि असत्य है? तो ये सत्य है। सुई चुंबक विद्युत प्रवाहित तार के निकट लाने पर विक्षेपित नहीं होती है। सत्य है या असत्य है? तो ये असत्य है। CFL में अपेक्षाकृत कम विद्युत ऊर्जा खर्च होती है। सत्य है या असत्य है? तो ये सत्य है। और इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू। अपने दोस्तों को शेयर करें इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैप्टर को पढ़ पाएँ, देख पाएँ, और हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।